हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो चलिए आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। जो नया चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम नेचुरली में बोलते हैं कि लाइट आ गई। लाइट आने का मतलब क्या होता है? लाइट मीन्स तो प्रकाश होता है जिससे हमें दिखाई देता है। मीन्स जो आपके घर वायर में फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो वायर में फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो जनरली हम ये जानते हैं कि जितनी भी चीजें होती हैं हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं आजकल सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है, सब कुछ इलेक्ट्रिक पे ही डिपेंड है। और जितनी भी सुख सुविधाएं हम उठा रहे हैं लगभग मोस्टली 90% चीजें ऐसी हैं, 90 क्या मान लो 95% चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी लाइट पर ही डिपेंड होती है, इलेक्ट्रिक पर ही डिपेंड होती है। तो ध्यान देते हैं हम इलेक्ट्रिक होता क्या है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक क्या होता है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो उसमें से चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, जब चार्ज फ्लो होता है तो इसी चार्ज को हम, ये जो फ्लोइंग ऑफ चार्ज होते हैं, इसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात आती है चार्ज की। ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे हम कुछ भी पढ़ने से पहले एक बार जान लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज है क्या है, इसको देखते हैं एकदम ध्यान से। ये चार्ज तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक आपका होता है पॉजिटिव और सेकेंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये 2 होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। कभी कभी अभी आपसे पूछा जाएगा कि कैसा चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इंसुलेटर, अभी आगे हम इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। और कंडक्टर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड मतलब फ्लो होती है, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो जब भी हम, ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम इबोनाइट रॉड जो कि एक इंसुलेटर है, इबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से रगड़ते हैं तो इस पे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और जब हम कांच को, जो ग्लास रॉड होती है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो इस तरह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये भी जान लेते हैं। फर्स्ट है कि जो अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो अनलाइक चार्ज होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसमें अट्रैक्शन होता है। और जो लाइक चार्जेज होते हैं इसमें रिपल्सन होता है। तो एक बार ध्यान देते हैं, अनलाइक चार्जेज में अट्रैक्शन कैसे होता है। से पॉजिटिव को नेगेटिव में जब भी ज्वाइन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। बट जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव को ज्वाइन करते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल्सन होता है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उसमें अट्रैक्शन होता है, और जो लाइक चार्जेस होते हैं उसमें रिपल्सन होता है। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसे हम डिनोट किसे करते हैं, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान दीजिएगा, ये आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा आता है कि आप कैलकुलेट करिए, ये आपकी सीबीएसई की बुक में है, एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग कूलाम्स ऑफ चार्ज। तो कूलाम्स ऑफ चार्ज में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। फार्मूला होता है Q इक्वल टू Ne। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं, हम ऐसे ही देख लेते हैं एक बार। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। आपको एक
इलेक्ट्रॉन या फिर एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको ये देखना है। एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको आपको निकालना है। तो हम इसको निकाल सकते हैं। हम ये कहते हैं कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका 10⁻19 हो जाएगा और ये आपका 1.6 होगा, ठीक। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ इंटू 10 हो जाएगा। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपका जो आएगा वो होगा 6.25। ध्यान दीजिए 6.25 इंटू 10⁻18 6.25 नहीं रहा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका इधर हम कर रहे हैं, इधर आता है आपका 6.25 इंटू 10⁻18 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम्स होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इतना। मीन्स हम कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये होता है ये किसके बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम। यहाँ 18 है आपका प्लस में है और ये आपका किसमें है माइनस में है, ये जो है आपका ये प्लस में है, ठीक है। इतना इतने के बराबर होता है, ठीक। ये आपको हमेशा लर्न करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है क्या कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ध्यान दीजिएगा कंडक्टर क्या होता है। फर्स्ट हम जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं सब में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। कुछ तो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कुछ बहुत ज्यादा मतलब ये कह सकते हो कि वो हाई कंडक्टर्स होते हैं, कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। मीन्स हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो नहीं होने देते, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं कि इंसुलेटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे हम क्या कहते हैं कंडक्टर कहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जितने भी जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये चीज आप लर्न हमेशा याद रखिएगा। जितने मेटल्स होते हैं वो ऑलवेज वन फ्री इलेक्ट्रॉन, वन मतलब क्या कह सकते हो, वो ऑलवेज फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लूजली हेड होता है। उनके न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली हेड होते हैं और इसी के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। बट जो इंसुलेटर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से बांधे रखते हैं, जिसके कारण इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होती। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उसी मेटल्स में या फिर उसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं होती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं और भी कुछ चीजें। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये सब तो बस आपको जानने के लिए था, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ से है, मेनली आपका स्टार्ट यहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी के टाइप। इलेक्ट्रिसिटी के जो टाइप है ध्यान दीजिए यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होते हैं, एक आपका स्टैटिक और दूसरा आपका होता है करंट। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें मोशन नहीं होता है, ठीक है, जो एट द रेस्ट पोजीशन, एट रेस्ट में जब चार्ज फ्लो होता है, जब एट रेस्ट में चार्ज फ्लो होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें रेस्ट पोजीशन में चार्ज फ्लो होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। बट मोशन पे, इन मोशन, जब मोशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एक चीज और आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि रेनी सीजन में जो लाइटनिंग होती है, बादलों में आकाश में जो लाइटनिंग होती है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होती है, तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है।
और ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, जो इबोनाइट रॉड होता है उसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो भी स्टैटिक, क्योंकि वो जो है इन रेस्ट में होती है। और जो आपका ग्लास रॉड होता है उसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो भी इन रेस्ट में होता है, मतलब कि उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, तो अब आगे हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस, और आप इसको बहुत अच्छे से ही समझिएगा। आते हैं हम पढ़ते हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। पहले अपना देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी चार्ज को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए जितना वर्क डन होता है, जितना काम किया जाता है, जितना वर्क किया जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी एक चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए जितना वर्क करते हैं, जो भी यहाँ पे वर्क डन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो भी वर्क डन होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम V से डिनोट करते हैं। फिर आगे आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस, यही इसको भी देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को ले जाने के लिए, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने के लिए किया गया वर्क डन। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जितना डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना डिफरेंस होता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेटस यहाँ पे चार्ज जो था वो आपका 14 था, 14 वोल्ट, यहाँ पे आपका 15 या 16 हो गया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हुआ। इसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक से पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क डन होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इन दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया इतना? तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। V = W/Q। यहाँ पे W क्या है, ये आपका वर्क डन है। अभी हम इस पर क्वेश्चन भी देख लेंगे। और ये आपका जो Q है, वो Q जो होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। जो चार्ज मूव हुआ है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, जो चार्ज मूव हुआ है यहाँ से यहाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो चार्ज मूव हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। और वर्क डन क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क किया गया उतना अपॉन इन दोनों के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका कभी कभी वो पूछा जाता है, तो क्या ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग ऑफ चार्ज, जितने भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड जो भी हुआ है वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वर्क डन को जूल से डिनोट कर, वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है।
क्वांटिटी जो होती है, जो चार्ज है, इसकी यूनिट कूलाम्स होती है, या फिर 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। ध्यान दीजिएगा 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल पर कूलाम। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, और एक चीज और, हाँ, इसे मीजर किससे करते हैं? इसे वोल्ट मीटर से मीजर करते हैं। वोल्ट मीटर, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम मीजर करते हैं वोल्ट मीटर से, मीजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो मीजरिंग पॉइंट होता है, उसे हम वोल्ट मीटर से मीजर करते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, तो हम उस न्यूमेरिकल को करते जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी नहीं आता है प्लीज आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस आपके उसमें है, एनसीईआरटी बुक में है, हम उस क्वेश्चन को करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक में है आपको दिया है, हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ, हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग a charge of 2 coulomb from a point of 118 volt to a point at 128 volt। यहाँ पे देखो आपसे कह रहा है कि कितना कार्य किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कितना कार्य किया गया है, कितना कार्य, आपसे W पूछ रहा है, W। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। और आपको जो गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, कह रहा है कि पहले पॉइंट का, मान लो कि यहाँ से किसी भी चार्ज को यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, कोई भी चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है। ठीक है, जब पॉइंट ए पे था तो जो था ये 118 वोल्ट था। ठीक है, और पॉइंट बी पर 128 वोल्ट होगा। इसके बीच में जितना चार्ज मूव हुआ है उसको बताइए, उसमें कितना हुआ है? तो ये 10 वोल्ट, पूरा जो चार्ज मूव है वो कितने वोल्ट है? 10 वोल्ट है। ठीक है, आपको दिया गया है चार्ज मूव जो है वो 10 वोल्ट है, और सॉरी आपको दिया गया इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 10 वोल्ट है, और जो मूविंग चार्ज है वो 2 कूलम है। आपको क्यू दिया गया है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ से निकाल लिया 10 वोल्ट, और जो मूविंग चार्ज है वो 2 कूलम आपको गिवन है। निकालना क्या है? वर्क डन। तो हम निकाल सकते हैं V इक्वल टू होगा W/Q, जहाँ V की वैल्यू आपको गिवन दैट है। या फिर हम राइट कर सकते हैं 10 इक्वल टू 10 V इक्वल टू होगा W/Q 2C, मतलब C मीन्स कूलम, या फिर W इक्वल टू हो जाएगा 20, W इक्वल टू हो जाएगा 20। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वोल्ट इंटू कूलम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 20 वोल्ट को अगर हम डिवाइड करते, मतलब ब्रेक करते हैं, तो ये क्या आएगा? जूल पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा? 20 जूल। जो आपका वर्क डन है, जो आपका वर्क डन है वो कितना निकल के आता है? 20 कूलम। ठीक है, ये वर्क डन आपका जो निकल के आता है वो कितना होता है? 20 कूलम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब हमको नोट करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 15 का बी है। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 15 का बी है। ठीक है, तो ये है आपका हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाई अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच इज मूव अराउंड द सर्किट। ठीक है, कहा जा रहा है कि कितनी एनर्जी चाहिए, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी 12 वोल्ट पावर सप्लाई, 12 वोल्ट पावर सप्लाई होने में कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है, जबकि जो चार्ज है वो 1 कूलम है। तो चलिए रख लेते हैं, इसमें पुट करते हैं इसकी वैल्यू। V इक्वल टू आपको पता है V इक्वल टू W/Q इसका फार्मूला होता है। हम V के प्लेस पे क्या रखेंगे? 12 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दी है। W आपको गिवन है, W नहीं दिया है आपको, C 1 कूलम है, या फिर W जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, मतलब वर्क निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 जूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12 जूल। इसी तरह से आपको कूलम भी पूछा जाएगा या फिर चार्ज पूछा जाएगा,
आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप जान गए हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए जो भी वर्क डन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब किसी भी टू पॉइंट के बीच की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब दो चार्ज बॉडी जो होते हैं, जब दो डिफरेंट टाइप के चार्ज बॉडी जो होते हैं एक मेटल्स में कनेक्ट होकर के एक मेटल वायर में फ्लो करते हैं। जब टू पोटेंशियल डिफरेंट की चार्ज बॉडी कनेक्ट होकर के एक वायर में फ्लो करती है, एक वायर में फ्लो होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, या फिर हम कहते हैं द रेशियो बिटवीन द चार्ज एंड टाइम इज नोन एज द करंट, ठीक है। तो यहाँ पे Q को हम चार्ज कहते हैं, T आपका क्या होता है, टाइम। यहाँ पे इसका वो जान लेते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इसकी जो होती है वो एम्पियर होती है। ध्यान दीजिएगा वो एम्पियर है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये एम्पियर होती है, ठीक, इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक। तो फार्मूला आपका होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा आता है 1 एम्पियर इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा 1 एम्पियर इक्वल टू होता है आपका 1 कूलाम अपॉन 1 टाइम, जिसे T से डिनोट करते हैं या सेकेंड से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। या फिर एम्पियर इक्वल टू होता है कूलाम पर सेकेंड। एम्पियर इक्वल टू होता है आपका कूलाम पर सेकेंड। इसके कुछ और भी फार्मूले हैं, कभी कभी आपसे पूछे आते हैं, वो आप लर्न कर लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आप लर्न कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -6 एम्पियर, ठीक है। इसे किसे मीजर करते हैं, जो करंट होता है उसे एमीटर से मीजर करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसे हम एमीटर से मीजर करते हैं, एमीटर जिसे मीजर करते हैं, एमीटर से इसको हम मीजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एमीटर से मीजर करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं और इसके कुछ पॉइंट, इसके में न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो आपके CBSE में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। फार्मूला एक ही है, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। फार्मूला ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके हमने CBSE आपकी बुक से उठाया है। तो क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें 0.25 एम्पियर फ्लो हो रही है फॉर 20 मिनट, 20 मिनट के लिए। तो कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू इस सर्किट। तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है करंट I इक्वल टू है 0.25 एम्पियर। फिर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो टाइमिंग दी गई है T 20 मिनट है। मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में। तो 20 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 60
60 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हम निकालते हैं, फार्मूला होता I इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया, या फिर यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो I की वैल्यू कितनी है 0.25 है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपका है 1200। ठीक है, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा 0.25 इंटू 1200, या फिर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा Q इक्वल टू 300 कूलाम। कितनी वैल्यू आएगी, Q इक्वल टू हो जाएगा 300 कूलाम। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस खूब आते हैं, और भी एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं आपकी बुक में जो दिए गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे आई पूछ रहा है, टी आपको दिया है 10 सेकेंड है, क्यू आपको दे दिया है 20 दिया है, क्यू आपको 20 कूलाम दे दिया, आपसे आई पूछ रहा है करंट कितना होगा, तो आई इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी, आपको अब आता ही होगा, क्यू की वैल्यू 20 होगा 10 होगा तो कैंसिल आउट होकर के क्या आएगा 2, आई को किस में डिनोट करते हैं तो एम्पियर में, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा वहां भी। ठीक, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं सर्किट क्या होता है। यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉ किया है फिगर, वैसे मेरा अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये आपका बल्ब है, ये सेल लगा है, यहाँ पे स्विच है जो कि ओपन स्विच है, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्विच है वो ओपन स्विच है। जब इस स्विच को हम ओपन किए तो यहाँ पे ये बल्ब है ग्लो नहीं होगा, ठीक है, ये जलेगा नहीं। ठीक, इसका मतलब होता है ये जो सर्किट क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले सर्किट क्या, अ कंटिन्यूअस सर्किट क्या होता है, आप एकदम ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ठीक है, कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर ऑफवर्ड एंड अदर रेजिस्टेंस, जैसे कि बल्ब हुआ और भी चीजें, अदर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल्स आर बैटरी along which the electric current flows is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब सेल के बीच में ऐसा वह पाथ जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लाइक है, जब बल्ब होते हैं, सेल होते हैं, स्विच है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिस पाथ से फ्लो होती है उसे हम सर्किट कहते हैं। जिस पूरे पाथ से होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसे हम सर्किट कहते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट भी लगाए जाते हैं, जैसे बल्ब हुआ, सेल हुआ, स्विच है, ये सब सारी चीजें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कब होगी, जब हम स्विच को ऑफ रखेंगे, मतलब जो यहाँ पे हमने ऑन रखा है इस स्विच को ऑन है, इसका मतलब अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं है, यहाँ पे ब्रेक किया गया है। ठीक है, और जब स्विच को हम बंद कर देते हैं, ऐसे देखिए ध्यान से, जब हम इस स्विच को यहाँ पे ला करके ऐसे बंद कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये स्विच बंद हो जाती है और यहाँ पे क्लोज्ड स्विच होती है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होने लगती है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ये बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है, मतलब ये बल्ब जो है वो जलने लगता है। ठीक है, ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। जब भी इस स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, मतलब इस स्विच को हम क्लोज करते हैं, तो ये क्या करता है, ये बल्ब ग्लो होना स्टॉप हो जाता है। तो स्विच का वर्क क्या होता है, ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकिंग या फिर ब्रेक और ऑन द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्विच। जिस डिवाइस से इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक करते हैं या फिर जिस डिवाइस से इलेक्ट्रिसिटी को हम क्लोज करते हैं उसी डिवाइस को हम स्विच कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रिसिटी को हम ब्रेक करते हैं या फिर क्लोज करते हैं उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में कुछ सिंबल भी दिए गए हैं। ठीक है, तो वो सिंबल्स भी हम देख लेते हैं।
हम आपको कुछ कुछ सिंबल्स बताएंगे, वैसे आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, सिंबल है तो सिंबल एक आपका जो आता है पहले सेल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेल पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल है। ये सिंगल बना हुआ है, ये आपका सेल हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आता है कि आपका बैटरी कब आती है, जब कई सेल ज्वाइंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जब मेनी सेल्स ज्वाइंट होते हैं तो आपकी बैटरी बना लेते हैं। ठीक है, बैटरी बनाते हैं। फिर आपका आता है कि कनेक्टिंग वायर ऐसे होता है, ये आपका वायर होता है। ठीक है, और आपका होता है जॉइंट वायर। कैसे होता है, वायर को एक में दूसरे से ऐड करते हैं, ये आपका जॉइंट वायर है। ठीक, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आप जानते रहिए, वैसे आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप रिवाइज करिएगा। स्विच क्या होती है, स्विच को भी आप देखते हैं। जब स्विच आपकी इस तरह से हो तो आपकी ये ओपन स्विच है, ये ओपन है। और जब स्विच आपकी एक पे दूसरी लगी होगी तो ये आपकी क्लोज स्विच हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये सब जानते रहिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी पढ़ लेते हैं। सर्किट डायग्राम अब आप समझ ही गए हैं। चलिए हम ओम्स लॉ देखते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। लेटस हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यदि हम किसी भी कांस्टेंट को, यदि हम किसी भी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, ठीक, तो जो करंट होता है, जो इसमें फ्लो होने, किसी कंडक्टर में जो फ्लो होने वाला करंट होता है, ठीक है, फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर हम कह सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। किस कंडीशन में, जब हमने किसको कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो करंट होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। या फिर हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे R से मल्टीप्लाई करते हैं, V इंटू I हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटा देते हैं तो उसकी प्लेस पे क्या आ जाता है, आपका R। और इस R को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस होता है। ये R जो है वो आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है। फार्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर या फिर V इक्वल टू आर आई। यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हम किसी भी टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, आपका करंट है। इतना आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यहाँ पे देखो V इक्वल टू आर आई, या फिर हम रख सकते हैं R इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम कहेंगे तो B अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, R इक्वल टू B अपॉन आई, या फिर I इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R। ये तीनों फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पलट करके ऐसे ही आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें आपसे पूछा आता है। जो R होता है, जब इस कंडीशन में हम लाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो जो आई है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आई जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आई जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ चीजें आप, एक चीज और, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो जो उसका करंट होगा वो हाफ हो जाएगा। इस चीज को आप एकदम ध्यान रखिएगा। जब भी हम रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो जो उसका करंट होता है वो हाफ हो जाता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यदि रेजिस्टेंस को 2 गुना करते हैं तो उसका जो करंट होता है वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो चलिए देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्या है, कुछ चीजें आप जान लीजिए। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वह है जो कि चार्ज का अपोज करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू विच इज अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो उसमें फ्लो होने वाले चार्ज का अपोज करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो अपने में फ्लो होने वाले चार्ज का जितना ही ज्यादा अपोज करती है, उसे हम कहते हैं, वो आपका कंडक्टर, वो आपका रेजिस्टेंस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस होती है जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस या फिर जो फ्लो होने वाले चार्ज है उसको ज्यादा अपोज करती है, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जो भी वायर या फिर जो भी कंडक्टर रेजिस्टेंस ज्यादा ही अपोज कर पाता है करंट का, तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जो अपोज नहीं करते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, इसका R इक्वल टू V अपॉन आई होता है। V जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे वोल्ट से, और I को किससे डिनोट करते हैं, तो I आपका करंट होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है, इसको रेजिस्टेंस का जो मेजरिंग होता है, सॉरी, जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है इसे ओम कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है उसे हम ओम कहते हैं। रेजिस्टेंस ये डिपेंड किस पे करता है, ध्यान दीजिए, ये डिपेंड किस पे करता है, ये कंडक्टर कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये डिपेंड फर्स्ट किस पे करता है, ये लेंथ पे, किसी भी वायर की जो लेंथ होती है लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ पे करता है, उसके थिकनेस पे करता है, लेंथ हुआ, थिकनेस हुआ, और जो मटेरियल का नेचर होता है, मटेरियल के टेम्परेचर पे करता है, मटेरियल के टेम्परेचर पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, TURE सॉरी, टेम्परेचर पे करता है, मटेरियल के नेचर पे करता है, ध्यान दीजिएगा, मटेरियल के नेचर पे भी करता है। ठीक है, लेंथ हुआ, थिकनेस हुआ, टेम्परेचर हुआ, मटेरियल का जो नेचर है, इन सब पे जो कंडक्टर होता है इन सब पर डिपेंड होता है किसी का। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो ओम है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट है ओम है। चलिए कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे हम कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर, नेचर और लेंथ, मटेरियल का लेंथ हो गया, ये सब पे ये डिपेंड करता है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक से, हमने क्वेश्चन उठाए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर। 2 एम्पियर है पोटेंशियल डिफरेंस, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर, करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। इन पॉइंट के बीच का आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू दिया 0.1 वोल्ट। ठीक है, 0.1 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है।
यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, करंट दिया है आपको I इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर, ये आपको करंट दिया है 2 एम्पियर दिया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेजिस्टेंस, तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इक्वल टू होगा V अपॉन I, या फिर V आपको 0.1 वोल्ट गिवन है, I आपको 2 दिया है, या फिर अगर हम इसको कट करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो आपका आएगा 0.05 ओम, 0.05 ओम। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको लिखिए, लिख सकते हैं 0.005 ओम, ये ओम का सिंबल होता है। ठीक है, ये आपका ऐसे ओम का सिंबल है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस खूब आते हैं एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अ सिंपल इलेक्ट्रिक करंट हैज 24 वोल्ट। एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें 24 वोल्ट दिए है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है। ठीक है, ये आपको गिवन है, कह रहा है बैटरी एंड रजिस्टर ऑफ द 60 ओम। रजिस्टेंस आपको कितना ओम दिया है, 60 ओम दिया है, 60 ओम है रजिस्टेंस। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग। आपसे कह रहा है कि इसकी सर्किट क्या होगी, द रेजिस्टेंस ऑफ, जब रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट वायर इज नेग्लिजिबल, जब रेजिस्टेंस कनेक्ट वायर नेग्लिजिबल है, तो आपको इसका करंट निकालना है। फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू, फार्मूला हम निकाल लेंगे, R इक्वल टू V अपॉन आई होगा, R इक्वल टू V अपॉन आई, या फिर R आपको गिवन है 60, B आपको दिया है 24, आपसे I पूछ रहा है, या फिर I इक्वल टू हम कह सकते हैं 24 अपॉन 60, और जब हम I की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ये I की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, करंट की। तो मेटेलिक कंडक्टर होता है, ठीक है, उस पर रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जिसे लेंथ कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब ये है कि जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, किसी भी कंडक्टर के अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो साथ साथ उसकी लेंथ भी इंक्रीज होती है। व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, लिसन प्लीज, व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस आल्सो गेट डबल। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी डबल हो जाता है। क्यों, बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, एक को बढ़ाने पर दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और एक को घटाने पर दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, घट जाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपसे पूछा आता है कि इफ़ जो है हमारे पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है जिसके वायर बहुत लॉन्ग है, ठीक है, जब वायर लॉन्ग है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जितना शॉर्ट वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर, लॉन्ग वायर जो होता है शॉर्ट वायर की अपेक्षा मोर रेजिस्टेंस को कंडक्ट करता है, मतलब रखता है। नेक्स्ट आपका है दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1/a R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मीन्स जो R होता है रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो साथ साथ हम क्या देखेंगे कि उसकी एरिया घट रही है। जितनी ज़्यादा एरिया होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम लगता है। ठीक, एक को बढ़ाने पर दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है कि
इफ बी हैव अ थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। यदि हम थिक वायर लेते हैं, थिक वायर मतलब मोटा, अगर मोटा वायर लेंगे तो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम लगता है। इफ थिन वायर लेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एरिया थिक रहेगी रेजिस्टेंस जब वायर थिक वायर होगा तो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। इफ थिन वायर होगा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। और कुछ चीज़ें पूछी जाती है। शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर इज यूज फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस। शॉर्ट लेंथ ऑफ वायर की शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर, थिक मतलब चौड़ा या फिर मोटा वायर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस के लिए यूज किया था और हाई रेजिस्टेंस के लिए लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर का यूज करते हैं। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ जो है लॉन्ग रेजिस्टेंस का जब यूज करते हैं तो उसके लिए लंबा और बहुत पतला वायर यूज करते हैं, जैसे फ्यूज में यूज होता है। ठीक है, फ्यूज में जो यूज होता है लंबा और पतला वायर। ठीक है, the resistance of a wire is inversely proportional to the square of its diameter। ये भी ध्यान रखिएगा, the resistance of wire is inversely proportional। जो resistance वायर होता है वो inversely proportional होता है square of its diameter, इसके diameter के। ठीक है, when the diameter of a wire is doubled, जब diameter of wire को हम डबल कर देते हैं तो resistance become 1/4 हो जाता है। तो जब डायमीटर ऑफ वायर को हम डबल कर देते हैं, वायर के डायमीटर को हम डबल करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर को डबल रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स। जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं, जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं, अगर उनके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम उनको इंक्रीज करते हैं, प्योर मेटल्स हैं उनके रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ उनके टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अगर उसके रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करते हैं तो साथ साथ उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस तरह से ये जो है प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट आपका है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो है रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम देखेंगे रेसिस्टिविटी क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे रेसिस्टिविटी आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या होती है रेसिस्टिविटी। पहले यहाँ रेसिस्टिविटी का हम डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाई अ क्यूब ऑफ मटेरियल्स ऑफ अ साइड 1 मीटर। जितने भी 1 मीटर एरिया में जितने भी जो है रेजिस्टेंस लगते हैं वो फोर्स उसी की रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो ध्यान दीजिए हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले में पढ़ा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। लेटस ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड क्या होता है, इफ हम ये कहें कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए दोनों में आर इक्वल है तो आर जब इक्वल है तो हम कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम राइट कर सकते हैं कि आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए। ऐसे राइट कर सकते हैं रो एल अपॉन ए। या फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आर एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका 1 हो गया। सेकंड क्या था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया हो गया। ठीक है, 1 अपॉन एरिया हो गया। या फिर इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये सेकंड है, दोनों को हम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। या फिर अगर हम इसको डायरेक्टली इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं
रो एल अपॉन ए, या फिर रो इक्वल टू हो जाएगा आपका रो की वैल्यू, जब रो जहाँ पे ये रो, इसको हम रो बोलते हैं, आर एच ओ, रो है ये आपका, ठीक है। इसी को, यही आपके रेसिस्टिविटी होती है। रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल, ठीक है। रो इक्वल टू हो जाता है आपका आर ए अपॉन एल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रो इसी को हम क्या बोलते हैं, यही आपकी रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी, यही आर ओ अपॉन एल, यही आपकी रेसिस्टिविटी होती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या होता है, तो रो इक्वल टू होता है आपका, रो इक्वल टू होता है आर ओ अपॉन आर, रो इक्वल टू जो है आपका होता है आर ए अपॉन एल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। ये आगे वही चीज़ है, और इसका जो यूनिट होता है, ध्यान दीजिए कि जो इसकी यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, ओम मीटर। ये रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, इसकी यूनिट होती है रो मीटर होती है, ठीक है, ओम मीटर होती है। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ लेंथ और एरिया। रेसिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती है, अभी आपसे पूछा था कि रेसिस्टिविटी कब नहीं बदलती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इफ़ रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ लेंथ या फिर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया उसके लेंथ को चेंज करने पर रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, लेकिन अगर उसके टेम्परेचर पे देखते हैं तो उसके टेम्परेचर को चेंज करने पे रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जो मेटल की रेसिस्टिविटी होती है उसकी जो रेंज है 10⁸ टू 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। और रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, जो इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है, इंसुलेटर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी होती है वो आपकी है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय टू जनरली हायर देन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेटल्स। रेसिस्टिविटी, एलॉय की रेसिस्टिविटी मेटल की रेसिस्टिविटी से जनरली हाई होती है, ज़्यादा ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, पैरेलल से और जो है सीरीज, इसको कैसे ऐड करते हैं ये देख लेते हैं, पैरेलल और सीरीज को। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ कुछ चीज़ें हम आपको और बता देते हैं आगे कि किसकी रेसिस्टिविटी कितनी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी, मेटल में सिल्वर है, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सिल्वर का है। कॉपर का कितना होता है पूछा था आपसे, कॉपर का कितना होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये कॉपर का होता है, ठीक है। 69 यहाँ पे 1.60 है, ये 1.69 है। इसी तरह से एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का होता है एल्युमिनियम का होता है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये आपके एल्युमिनियम का है। कुछ कुछ चीज़ों को आपको लर्न कर लेना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ों को आप लर्न कर लीजिएगा, किसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी होती है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक कॉपर वायर ऑफ अ लेंथ 2 मीटर दिया है, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ दिया है L इक्वल टू दिया है आपको 2 मीटर, ठीक है, उसकी लेंथ 2 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया गया है, एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया 1.7 इंटू 10⁻⁻6 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया है। फिर आपको दिया गया है कि हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R लिखा है, R इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम,
इसका रेजिस्टेंस लिखा है, फिर उसकी रेसिस्टिविटी आपसे पूछा आ रहा है। रेसिस्टिविटी फार्मूला क्या होती है, रो इक्वल टू होती है आर ए अपॉन एल, यही इसकी रेसिस्टिविटी होती है, सॉरी यही इसका फार्मूला होता है। जब आप इस पे रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 इंटू ए, आर के इंटू ए की वैल्यू होगी 1.7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एल आपका हो जाएगा 2, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ध्यान दीजिएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, यही इसकी क्या है, रेसिस्टिविटी है। और ऐसे अभी और भी जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप और कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है। लिखा है कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। एक कॉपर वायर है, ठीक है, जो डायमीटर रखा 0.5 mm उसकी डायमीटर है, एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू रेसिस्टिविटी है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आपको रेसिस्टिविटी यहाँ पे गिवन है, डायामीटर दिया है, तो हम जानते हैं कि जो डायामीटर है वो रेजिस्टेंस का कितना होता है, हाफ निकाल लेंगे इसको हम, इसका डायामीटर चेंज करके निकाल लीजिएगा। फिर वहाँ पे एरिया आपको निकालना, एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे डायमीटर आपको दिया है 0.52 mm दिया है, यहाँ पे डी आपको दिया है 0.5 दिया है mm, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो रेसिस्टिविटी दी गई है, जो रेसिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर गिवन है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। जब यहाँ पे हम मीटर में इसको चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कि जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। रेडियस निकाल लेंगे, यहाँ पे रेडियस हाफ करेंगे तो रेडियस निकल आएगा, रेडियस इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रेडियस मिल गया है, अब हम एरिया निकाल लेंगे। जब एरिया निकालेंगे तो एरिया आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर करके एरिया रखेंगे, और एरिया आपका मिलेगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर करके इसकी एरिया निकालेंगे, या फिर इक्वल टू हो जाएगा 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको फिर रख करके रेसिस्टिविटी हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे कर देंगे और रेसिस्टिविटी निकल आएगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कैसे करेंगे, देखते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस को कंबाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखें, हम सीरीज में देखेंगे कि रेजिस्टेंस, देखिए सीरीज में जब कंबाइंड होता है, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज द सेम। जो करंट हो, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, लिसन प्लीज, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा कैसे कनेक्ट होता है सीरीज में, ऐसे, फिर दूसरा ऐसे। यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्ट जब होता है तो ऐसे ऐसे, ठीक है, एक लाइन से कनेक्ट होता है, यही आपका सीरीज है। यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब इक्वल होंगे द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, या फिर हम कह सकते हैं आर इक्वल टू हो जाएगा आपका आर एस, ये टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस, एस मतलब सीरीज। जब टोटल में सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी रहेंगे सब इसी में जुड़ते जाएंगे। लेटस आपको हम कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे बता देते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेटस आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं,
ठीक है, जो कि सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। R1 ये 2 ओम है, ठीक है, ये आपका 2 ओम है। R2 ये आपका 4 ओम है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम कहेंगे RS इक्वल टू हो जाएगा टोटल रजिस्टेंस 2 + 4 मीन्स टोटल रजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे जुड़ जाता है, पैरेलल वो सीरीज में आपका ऐसे जुड़ जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब वोल्टेज अक्रॉस द ईच रजिस्टर में जो वोल्टेज होता है, जब कई रजिस्टेंस साथ में जुड़ते हैं, ठीक है, जब कई रजिस्टेंस जुड़ते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लेटस हम ओम्स के लॉ से जानते हैं, V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, लेटस हमारे पास कई रजिस्टेंस हैं, ठीक है। V1 इक्वल टू हम मान लेंगे IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR3। ये ओम्स का रूल है, ये ओम्स रूल है, ठीक है, ओम्स लॉ है, ये ध्यान दीजिएगा ये आपका। ठीक है, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू होता है V, अगर हम यहाँ पे ये टोटल ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस V इक्वल टू होता है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी देखा VS इक्वल टू होगा B1 प्लस B2 प्लस B3। या फिर अगर हम V को V की वैल्यू रख देंगे तो आएगा V इक्वल टू होगा IR, या फिर यहाँ से अगर हम I कॉमन ले लेते हैं तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अगर ना समझ में आया हो तो चलिए हम आपको प्लेन पे बता देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हमारे पास 3 रजिस्टेंस है, ठीक है, लेटस आपके पास 3 रजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 जो कि कनेक्टेड हैं, तो हम ये कह सकते हैं V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, या फिर V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2 और V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। यहाँ पे अगर ओम्स लॉ से हम देखते हैं तो हम कहते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है, या फिर V इक्वल टू IR, V के प्लेस पे हम IR लिख देंगे। यहाँ पे सबकी वैल्यू रखी हुई है कि IR1 IR2, अगर हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे सबकी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम I कॉमन करते हैं, I कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर I से I कैंसिल आउट, R इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका किस में जॉइंट होगा सीरीज में, ठीक है। अब चलिए हम आपको यहीं पे पैरेलल का भी बता देते हैं, पैरेलल का कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल का जब जॉइंट हम करेंगे, जब पैरेलल का आप ऐसे जॉइंट होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऐसे से पैरेलल होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे पैरेलल होता है, ये आपका पैरेलल है, ठीक है। इसका फार्मूला कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए कि ये होता है आपका 1/r इक्वल टू होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मीन्स होता है आपका ये ध्यान दीजिएगा, आपका होता है द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल। ये पैरेलल सम ऑफ रेसिप्रोकल होते हैं। लेटस अगर हम मान लेते हैं R1 आपको दिया गया है, आपको R1 दिया गया है कि ये आपका 6 है, R2 दिया गया है ये आपका 12 है, तो हम निकाल सकते हैं R इक्वल टू होगा 1/R इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 1/12, या फिर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/4, या फिर R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओम, ठीक है। इसी तरह से हम इस R की वैल्यू निकाल लेंगे, R की वैल्यू आपकी 4 ओम आ जाएगी। अब हम इसको कंबाइंड कैसे करेंगे पूरा उसको देख लेते हैं पहले। देखिए टोटल करंट I इक्वल टू होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये आपका I इक्वल टू होता है धारा, मतलब जो टोटल करंट होता है,
टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, I इक्वल टू होगा V अपॉन R, या फिर अगर हमारे पास जो है V अपॉन R ये ओम्स लॉ से होगा। इफ़ बी हैव द रजिस्टेंस R1 R2 R3, जैसे हमने सीरीज़ में अप्लाई किया था सेम वैसे अगर हम मान लेते हैं कि I1 इक्वल टू होता है V R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2, या फिर I3 इक्वल टू हो जाता है V अपॉन R3। देन I के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, V अपॉन B, I के प्लेस पे हम रख सकते हैं V अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से अगर हम R1 R2 R3 यहाँ से अगर हम V कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ से V कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि 1 अपॉन R इक्वल टू, यहाँ से आपको ये मिलेगा कि 1 अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन R3 ये आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका पैरेलल भी हो गया। अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज हैं, एडवांटेज देख लीजिए ध्यान से। एडवांटेज जब हम इसको कंबाइन करते हैं, इन सीरीज सर्किट when one component fails the circuit is broken and none of the component work। यदि सीरीज में अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया था, यहाँ पे देखिए ध्यान से ऐसे से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक सर्किट फेल हो गई तो कोई भी घर में जितने भी बल्ब हैं कोई भी नहीं जलते हैं। बट डायरेक्ट एप्लायंस, लेकिन जो डायरेक्ट एप्लायंस होता है हैव डिफरेंट रिक्वायर्ड ऑफ द करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई द सीरीज। जो अलग अलग एप्लायंस होते हैं उनमें अलग अलग फ्यूज लगे होते हैं तो वो सीरीज में सेटिस्फाई नहीं होते हैं। द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज द डिक्रीजेज, और टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल सर्किट में होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे देखते हैं आगे। यहाँ पे आपको जूल्स का लॉ बताया गया है, जूल्स का लॉ ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो कुछ भी बचा है वो हम आपको क्वेश्चन के साथ बता देंगे। ठीक है, जो मेरी अगली वीडियोज आएगी उसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल हैं वो, और जो है साथ में जो भी पहले आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हम अगली वीडियो में देंगे। और इस एक वीडियो में आपका ये इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का आपका फुल चैप्टर है। एक दो टॉपिक है जिसको हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।